नमस्कार, जी नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आज इस हमारे लोकप्रिय जी नाइन न्यूज़ चैनल की स्थापना का 1 वर्ष पूर्ण हो गया है और आज 1 वर्ष के अंतराल में हमने जो ये सफ़र तय किया है, इतने कम समय में हमने जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। जो कुछ भी है वो आप सब लोगों की प्रेम, आप सब लोगों का सहयोग, आपका उचित परामर्श और आपके द्वारा किया गया उत्साहवर्धन, वही हमारी ऊर्जा और उसी की बदौलत आज जी नाइन न्यूज़ 1 वर्ष के भीतर मथुरा में जितनी लोकप्रियता उसने प्राप्त की है, उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों के स्नेह की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमने भारी सफलता प्राप्त की है और आपका इसी प्यार और आपके स्नेह की बदौलत जी नाइन न्यूज़ निरंतर आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो हमारे 1 वर्ष पूर्ण होने के इस उपलक्ष्य में आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर बंधु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। पहला तो सुशील, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। और जी नाइन न्यूज के लिए और उसमें जितने कार्यकर्ता हैं उनके सबके लिए 1 वर्ष पूर्ण होने पर जी न्यूज के लिए बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। धन्यवाद मेयर साहब। तो आपने सुना हमारे साथ मेयर साहब मौजूद हैं मुकेश आर बंधु, और उन्होंने जी नाइन न्यूज़ परिवार को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम की ओर से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर साहब, आज खास मुलाकात में आप हमारे स्टूडियो में आए, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मथुरा वृंदावन दोनों अलग अलग नगर निगम हुआ करते थे, लेकिन मथुरा वृंदावन को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम का दर्जा दिया, उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि दी, अपॉर्चुनिटी दी है, और उसमें मथुरा वृंदावन नगर निगम के पहले महापौर मेयर बनने का जो सौभाग्य है और वो आपको प्राप्त हुआ। मथुरा की ब्रजवासियों ने, मथुरा की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत दिया और मथुरा के विकास के जो रास्ते हैं उसको खोलने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना थी, जो उनकी मंशा थी, उसके लिए कमान आपको सौंपी। तो कैसा रहा अब तक का आपका कार्यकाल, उस पर आप संक्षेप में प्रकाश डालें। देखिए, पहले तो मैं मथुरा वृंदावन नगर निगम और जहाँ तक हमारा नगर निगम लगता है उसके लिए मथुरा की जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मुझ जैसे छोटे से गरीब लड़के पर यह विश्वास किया कि मथुरा का पहला महापौर कैसा हो, और मैं आपके सामने हूँ। लगभग 4.5 साल बीत गए हैं और मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ। अभी तक हमने जो है, क्योंकि पहले 2 अलग अलग नगर पालिकाएँ हुआ करती थी, बिल्कुल, वृंदावन अलग थी और मथुरा अलग थी, और दोनों नगर पालिकाएँ मिलाकर एक नगर निगम का स्वरूप दिया गया और उसका महापौर मथुरा की जनता ने मुझको अपना अपार स्नेह और प्रेम देकर बनाया। मैं इसके लिए बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मथुरा की जनता ने अपना पूरा प्यार मुझको दिया है। लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप और जो हमारी सरकार चाहती थी कि मथुरा का स्वरूप कैसा हो, उसके अनुरूप हम पूरी तरीके से प्रयासरत हैं कि हमारी मथुरा और वृंदावन का विकास किस तरीके से होना चाहिए, हम कर रहे हैं। अब तक लगभग 450 करोड़ रुपए का लगभग मथुरा वृंदावन का विकास हुआ है, जिसमें चाहे पानी हो, लाइट हो, फर्श खरंजे हों, तो उस तरीके से हमारी जो 4 दिशाएं हैं उनकी ओपनिंग, जिससे कि भारत वर्ष का व्यक्ति मथुरा में आता है, वृंदावन में आता है दर्शन करने, बल्कि विश्व के लोग आते हैं। विश्व के लोग आते हैं, तो उनको ऐसा लगे कि हम ब्रज में आ गए हैं और उसमें भी मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आए हैं, तो उनको घुसते ही ऐसा लगे कि हम मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आए हैं। उसके लिए हम पूर्णतः प्रयासरत हैं। जी मेयर साहब, आपने जो बताया कि 450 करोड़ रुपए के विकास का 4.5 साल में हुए हैं, तमाम आपने बातें गिनाई, सड़कों, खरंजाओं, नालियों, बिजली है, सब चीज़ हुआ है, काफ़ी मथुरा में परिवर्तन है देखने को। लेकिन मथुरा की जो मूलभूत समस्याएं आज भी देखिए, छोटी सी हल्की सी बरसात हुई है और जगह जगह जल भराव की स्थिति हो गई। आपने खूब नाले साफ कराए, नाले चौड़े कराए, नाले को ढका, यह सब कुछ हुआ, लेकिन इस समस्या का निदान नहीं हो पाया। और आप देख रहे हैं कि मथुरा में इन्हीं नालों की वजह से 2 बच्चों की मौत भी हुई थी, गिर चुके थे नाले में। तो इस समस्या जो जल भराव की है, पानी निकासी की है, उसका कोई समाधान नहीं है। और जो नाले से जो पानी निकासी होते हैं वो यमुना में जाके गिरते हैं। तो दूसरी समस्या यमुना प्रदूषण की है। आप आए थे, यमुना पूजन किया, वादा भी किया, लेकिन मैं समझता हूँ 4.5 साल में अभी यमुना का शुद्धिकरण नहीं हो पाया। देखिए सुशील जी, मथुरा में 36 नाले बहा करते थे
जी। जिसमें से 31 नाले पूर्णतः टैप कर दिए गए हैं और 4 या 5 नाले जो रह गए हैं, निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ उस पर काम चल रहा है। एक एसटीपी और बनाया जा रहा है और बहुत चंद दिनों में ऐसा आपको लगने लगेगा कि यमुना का मथुरा से तो शुद्धिकरण हो गया है। ऊपर से कैसा पानी आता है, गंदा आता है, मैं उसकी बात नहीं करता, मैं मथुरा की बात करता हूँ। तो मथुरा में बिल्कुल हम लोग प्रयासरत हैं और पूरी तेजी के साथ इस पर काम भी कर रहे हैं। आपने पहला मथुरा देखा होगा और आज का मथुरा देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। मथुरा बहुत बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ जुड़ गई हैं। इसके लिए हमने, आप कहीं मत जाइए, अपने नए बस स्टैंड को देखिए, उसको सबसे बड़ी जल भराव की समस्या नए बस स्टैंड के नीचे हुआ करती थी। मैंने अपनी आंखों से ये देखा था जब मैं मेयर नहीं था कि एक बार उसमें एक बस फंस गई थी, तो उसमें इतना पानी था कि जो बस की विंडोज होती हैं उनमें से पानी बस में भर गया था। 7 फीट पानी था, 7-8 फीट। दमकल कर्मियों ने सवारी को निकाला था। लेकिन मैं आपको ये गारंटी से अब कह सकता हूँ कि अब वो स्थिति उस पुल के नीचे नहीं होती है, क्योंकि वो नीचे में है। जल भराव तो होता है लेकिन साथ के साथ पानी निकलता है, इतना काम ने उस पर करा दिया, अब वो स्थिति पैदा नहीं होती। बिल्कुल, आपने भूतेश्वर बस अड्डे जिनके बराबर में जो है उसका तो आपने कह दिया, नए बस अड्डे का उदाहरण दिया, बिल्कुल सही बात है, हम सहमत हैं। लेकिन भूतेश्वर पुल के नीचे जो है वहाँ पर तो पानी बढ़ता 3-3 4-4 वहाँ भी फट जाता है ना, क्योंकि वो भी नीचे है। तो इसलिए वहाँ पर हम तुरंत पंपों की व्यवस्था कराते हैं और पंप से साथ के साथ पानी, जैसे ही बारिश चालू होती है हमारे पंप चालू हो जाते हैं और साथ के साथ पिछवाते हैं। अच्छा, आपने कहा कि 36 नालों में से 31 नाले टेप कर दिए, तो जो नाले टेप किए उनका पानी कहाँ जाता है फिर? यमुना में तो रोक दिया आपने, नहीं, अब कह रहे हैं फिर पानी जाता कहाँ है? उसका पानी जो शुद्ध होकर जाता है, साफ होकर जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पहले बिल्कुल कागज एसटीपी चल रहे हैं, वो एसटीपी चल रहे हैं, वो काम कर अब आप कह रहे हैं कि एसटीपी चल रहा है, शुद्ध होकर जा रहा है। आप ही के मथुरा के विधायक और आपके तो बहुत खास हैं पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, अभी उन्होंने हाल ही में 4 दिन पहले निरीक्षण किया है, बहुत नाराजगी जाहिर की उन्होंने। खुद उन्होंने नाले में जाके सैंपल दिया, आपने जी9 न्यूज़ के देखा भी होगा, हमने तस्वीरें दिखाई हैं और उन्होंने उसकी शिकायत की है ऊपर तक। निश्चित तौर पे वो जो पानी जा रहा था और मैं साथ में था, ऐसी बात हाँ मालूम है, आप साथ में थे, मैं साथ में, इसलिए याद दिला रहा हूँ आपको। तो मैंने वो पानी, हमने सैंपल लिया था और उसको टेस्टिंग के लिए भी दिया है, और अगर वो ठीक काम नहीं होता है तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, ये तो आपने कहा कि काफ़ी नाले टेप हुए हैं और काफ़ी व्यवस्था में सुधार हुआ है, यमुना में गिरने से पानी रोका है, और आप वही बात दोहरा रहे हैं जो 2014 के बाद जब आपके केंद्र में भाजपा की सरकार आई तो मोदी जी ने भी कहा यमुना शुद्ध होगी, एक कार्यकाल निकल गया, यमुना नहीं हुई। आपके मथुरा के श्रीकांत शर्मा जी ने तो पिछले साल 2021 में 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी थी कि हम यहाँ के सभी नाले रोक देंगे, लेकिन वो नहीं रोक पाए, और अब आप कह रहे हैं तो वो भी आगे आपके प्रोसेस में देखा गया क्या होता है। अच्छा, ये समस्या एक मथुरा की जो है, मथुरा वृंदावन के लोगों की सबसे बड़ी विकट समस्या बंदरों की है, और उससे कहीं ना कहीं आप भी दुखी हैं, आपके भी क्षेत्र में आवास के बाद वहाँ बहुत बड़ा आतंक रहता है। इसके लिए क्या योजना है? पूरा कार्यकाल 4.5 साल में नहीं हो पाई, क्या 6 महीने में भीतर आप करा पाएंगे? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि मथुरा में और वृंदावन में दोनों जगह मैंने बंदर पकड़वाने का कार्य कराया था और काफ़ी बंदर हमने पकड़वाई भी। कितने बंदर होंगे पकड़े होंगे? लगभग हमने 3-3.5 हज़ार बंदर पकड़वाए थे, और 1 साल के भीतर। उसके बाद बंदर पकड़वाने के बाद मैंने खुद ही इस बात को नोट करता हूँ कि बंदरों की संख्या मथुरा में बढ़ी। अब ये ईश्वर जाने, कोई बंदरों को छोड़ के गया, वहाँ क्या करके गया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बंदरों की संख्या बढ़ी है, और बंदरों की संख्या से हमारा पूरा मथुरा वृंदावन आहत है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, वो भी बेचारे परेशान होते हैं। इसके लिए हमने वन विभाग को एक लेटर और लिखा है कि अगर हमको वो अनुमति दे दें, और हमको अगर अनुमति मिलती है तो निश्चित तौर पर हम बंदर पकड़वाने का काम पुनः कराएंगे इस काम को, क्योंकि लोग परेशान हैं। तो क्या वन विभाग अनुमति नहीं देता है? अभी वन विभाग अनुमति नहीं दे रहा है, उनके ऊपर भी कोई गाइडलाइन होती है। तो पहले आपने जो कैसे बिना अनुमति के पकड़वाए? जी नहीं, बिल्कुल अनुमति लेकर पकड़वाए, उसका लिखित रूप में अनुमति थी हमारे पास में, और अभी हम फिर अनुमति लेने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अनुमति मिलती है तो दोबारा से इस कार्य को चालू कराएंगे। तो मथुरा की जनता को क्या कहना चाहूँ, कब तक उन्हें इसके निजात दिला पाएंगे आप? देखिए, मैं तो मथुरा की जनता के साथ में रहता हूँ। मैं कह और केवल टीवी पर आकर ये दर्शाना नहीं चाहता कि मैं मथुरा की जनता को संतुष्ट कर दूँ, नहीं, लेकिन मैं मथुरा की जनता के साथ, आप देखते होंगे 24 आवर्स रोड पर रहता हूँ, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूँ, और ये मैं वादा दिलाना चाहता हूँ मथुरा की जनता को कि एक दिन इस बंदर से निजात मथुरा में दिला कर रहूँगा, ये मेरा वादा है। लेकिन कब ये नहीं पता अभी। मैं इसलिए नहीं कह सकता ना कि हमारे ऊपर भी गाइडलाइन है। अब हम डायरेक्ट पकड़वा दें तब दिक्कत, कहाँ छोड़ें उनको, वो वन विभाग की वो हमको अनुमति लेनी पड़ती है। मैंने एक नज़ारा देखा था कि एक बंदर पकड़वाने वाला बेचारा कहीं गाड़ी भर के ले गया था, वो जहाँ वो छोड़ना चाहता था वहाँ गांव के लोगों ने उसको
दौड़ा दौड़ा के पीटा, वो अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से आया, इसलिए ये अनुमति लेना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए बंदरों के मामले में तो मेयर साहब ने बड़े ही अपने एक चतुराई के साथ उसको वन विभाग की तरफ केंद्र को डाल दिया कि वो अनुमति देंगे तभी ये कार्य हो पाएगा। बाकी ये भी कह रहे हैं कि मथुरा की जनता को एक ना एक दिन इससे निजात जरूर दिलाएंगे, लेकिन कब ये अभी वो बताने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वन विभाग के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। खैर अब हम जो बात करेंगे, एक अभी मैं आपको करंट का जो है और बड़ा ही संवेदनशील मामला है। आपके मथुरा नगर निगम द्वारा वृंदावन में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया और मात्र 21 जोड़ों का विवाह कराया। इससे पहले आप लगभग 100 के करीब विवाह भी करा चुके हैं और बड़े सफलतापूर्वक कराए थे सरकार की मंशा के अनुरूप। लेकिन जो वृंदावन में हुआ है वो बड़ा अमानवीय, जिसको कह सकते हैं धर्म विरुद्ध कृत्य कह सकते हैं, कि विवाह कराए जा रहे हैं और उनका जो विवाह संस्कार है वही संपन्न नहीं हुआ, ना उनके फेरे हुए, ना उनका कन्यादान हुआ। और मीडिया में, सोशल मीडिया पे बहुत उसकी लोग निंदा कर रहे हैं और आपके भी कहीं ना कहीं संज्ञान में है ये पूरा मामला। देखिए, मेरे संज्ञान में ये मामला कल आया था। दरअसल में मेरे कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगे रहते हैं और मुझे वो कार्यक्रम छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा, लेकिन ये मामला ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ विवाह विवाह होता है और विवाह को विवाह की तरह ही करना चाहिए, हिंदू संस्कृति के अनुसार करना चाहिए, वो होना चाहिए था। लेकिन जैसा मेरे संज्ञान में आ रहा है कि वहाँ इस तरीके का कार्यक्रम नहीं हो पाया। जब तक मैं वहाँ मौजूद था तब तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मैं ये कहकर चला गया कि भाई मुझे एक ज़रूरी कार्यक्रम में जाना है। अब वहाँ बाद में लोगों ने क्या कर दिया ये मेरे संज्ञान में नहीं है, तो मैं निश्चित तौर पर इसका संज्ञान लूँगा और ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। इसके लिए तो सरकार ने पूरा बाकायदा एक फंड है, 51,000 रुपये देते हैं, उसमें से कुछ अंश इन विवाह के कार्यक्रमों को कराने के लिए है, उसके बावजूद नहीं हो पाया, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, कार्यक्रम जब तक मैं मौजूद था सब कुछ ठीक हुआ था। 51,000 रुपये का जो कार्यक्रम है वो ठीक तरीके से हुआ। 35,000 लड़की के खाते में भी गए, 10,000 रुपये का जो दहेज का सामान था वो भी दिलवाया गया, और जो 6,000 रुपये बचते हैं उससे उस कार्यक्रम में वो लगते हैं, वो सब कुछ ठीक था। लेकिन बाद में जो वहाँ पंडित थे जिनको विवाह कराना चाहिए था, क्या उनके सामने ऐसी दिक्कत आ गई, वो मेरी जानकारी में नहीं आया। मैं निश्चित तौर पर इसका संज्ञान लूँगा और इस पर जो भी कार्रवाई करने को बनेगी वो कराएंगे। नहीं मेरे साहब, ये अब आपके संज्ञान में जब लाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि अब उसको देखेंगे, करेंगे कार्रवाई, लेकिन इसमें जिम्मेदारी तय होती है, कुछ लोगों की जिम्मेदारी होगी। अगर पंडित ने नहीं किया तो मान लोग मौजूद तो रहे होंगे आपके नगर निगम के, निश्चित रहे होंगे अधिकारी, तो क्या उन्होंने इस चीज को नहीं संज्ञान में नहीं आया? देखना चाहिए था। मतलब मीडिया द्वारा संज्ञान में लाया जा रहा है, तब पता चल रहा है, तब कार्रवाई की बात की जा रही है। देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि मैं वहाँ उस समय उस कार्यक्रम में से चला गया था, इसलिए ये कैसा हो गया वो मेरी जानकारी नहीं। आपकी बात नहीं कर, आपके बाद भी तमाम है, नगर आयुक्त है, सहायक नगर आयुक्त है, और भी बहुत लोग हैं जिन पर जिम्मेदारियां रही होंगी। वो देखना चाहिए था इन लोगों को। अब ये कैसे हो गया मैं ये पूछूंगा, भाई ये तो जो पंडित माँ विवाह करा रहे थे उनका काम है, क्या वो नहीं जानते पंडित इस बात को? क्या बिना 7 फेरे लिए क्या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह हो जाता है? उनको ये कराना चाहिए था। मतलब सीधे तौर पर पंडित दोषी है, नगर निगम का दोष नहीं है? नहीं, बिल्कुल जो हमारे अधिकारी हैं वो भी दोषी हैं इसमें जी। क्यों नहीं है दोषी? उनको ये चाहिए था कि जब हम विवाह करा रहे हैं तो हमारे 7 फेरे होने चाहिए, क्यों नहीं? अच्छा, आपके नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने तो एक बयान दिया है कि कोई जरूरी नहीं है विवाह का ही 7 फेरे हो, और वैसे भी अपनी सहमति से रिलेशनशिप में भी रहते हैं, ये बयान उन्होंने दिया। आप इससे कितना सहमत हैं? ये परंपरा हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नहीं है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसा कहा है तो ठीक नहीं कहा, गलत है। तो कुल मिलाकर मैं सीधे शब्दों में जानना चाहूँगा कि ये जो हुआ है वहाँ, ये इसको कृत्य कहूँगा मैं कि ये धर्म विरोधी कृत्य है, तो इसके लिए आप किसे सीधे तौर पर जिम्मेदार मानते हैं? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अब करेंगे? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी इसके गलत काम उन्होंने किया है, तो देखेंगे, जानकारी करेंगे इसका कैसे हुआ है। चलिए, एक और करंट का जो मुद्दा है, चलते चलते आपसे उसको भी चर्चा कर लें। अग्निपथ, देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को सेना के साथ खड़ा करने के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए योजना लाई अग्निपथ। लेकिन इस अग्निपथ योजना का बड़ा विरोध हुआ। देश भर में आप देख रहे हैं कि लगभग 17 राज्यों में इसकी आग भड़क गई। हम मथुरा की बात करें, मथुरा में भी हाईवे जाम किया, एक्सप्रेस में जाम किया, रेलें रोकी, रेलों पर पथराव किया। तो आप इस योजना से कहाँ तक सहमत है? क्या कहना चाहोगे इस योजना को लेकर? देखिए सुशील जी, युवा देश का भविष्य होता है जी, और ये जो योजना लाई गई, युवाओं के लिए लाई गई, बड़ी अच्छी योजना है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन इस देश में कुछ लोग इस तरीके के हैं कि अगर भारत के जवान के ऊपर कोई फायरिंग करता है तो उनको बड़ा मजा आता है, वो हंसते हैं।
अगर भारत की कहीं नीची बात हो रही हो तो वो बड़ा हंसते हैं, ये कहते हैं कि भारत तो ऐसा ही रहना चाहिए। वही लोग इन युवाओं को भड़काकर बिल्कुल इस अच्छी भली योजना में एक पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि जो हमारा युवा इस समय रोडों पर है, कहीं ना कहीं राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, बिल्कुल। रेलगाड़ियों में आग लगा रहा है, बसों में आग लगा रहा है, वो ऐसा ना करें। ये उनके भविष्य की योजना है और निश्चित तौर पर बताऊं ये बड़ी अच्छी योजना है। इसमें जो लोग पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। देश उनका भी है, बिल्कुल। उनको ये समझना चाहिए, केवल कुर्सी की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये तो कुर्सी तो ऐसी चीज होती है, आती जाती चीज रहती है। आज किसी पार्टी के पाले में है, कल दूसरी पार्टी के पाले में, लेकिन देश हमारा है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि देश जहां खड़ा है, हमारा देश वहीं खड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम देश की मैं पलीता लगाएं। मेरे साहब, आपने इसको बहुत अच्छी योजना बताया और बड़े विशेषज्ञ बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी ने 2016 में जनता पर नोटबंदी थोपी, उसके बाद किसान 3 कृषि कानून थोपे, और ऐसे ही उन्होंने युवाओं पर ये अग्निपथ को थोप रहे हैं, जबकि इससे उनका कोई हित नहीं है। उनको मात्र 4 साल के लिए एक बंधुआ बनाने की कोशिश है। उसके बाद उनको 4 साल में ही, जब वो 23 वर्ष के होंगे, 21 वर्ष के होंगे, तो वो रिटायर्ड फौजी कहलाए जाएंगे। देखिए, राहुल जी क्या कह दें, उनको तो उनकी पार्टी ही नहीं समझ पाती है, तो मैं क्या समझाऊंगा उनको। आज आप देखिए कि युवाओं को भड़काने का अगर काम कर रही है तो कांग्रेस ही कर रही है। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था, लेकिन आप पूछ रहे तो मैं बता दे रहा हूँ, कांग्रेस कर रही है उसको। आज भी वो दिल्ली में उस पर बैठे हुए हैं धरने पर। ये गलत बात है। मैं कहता हूँ अगर उनको ये लगता है कि ये योजना गलत है जी, तो जिस काम को हम रोड पे आकर कर रहे हैं, राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, ये बात ठीक है। उस काम को हम अच्छी तरीके से बैठ के भी कर सकते हैं। कौन सा काम नहीं होता है? संवैधानिक तरीका होना चाहिए। संवैधानिक तरीका होना चाहिए उसके लिए। राहुल जी ये क्यों नहीं समझाते हैं कि आप गलत कर रहे हैं? अगर कहीं आपका नुकसान है तो बैठ के बातचीत करके इस बात को, एक टेबल पर बातचीत हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? कांग्रेस के विधायक अंसारी ने तो ये तक कहा कि अगर ये अग्निपथ आएगा तो देश की सड़कें खून से लथपथ होंगी। अंसारी उनके विधायक, उन्होंने तो ये बयान तक दे डाला था। अब देखिए, अंसारी तो अंसारी हैं, उनका क्या कहना है, क्यों हो जाएंगी खून से लथपथ? ये भारत देश है। हो सकता है कि युवाओं की अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज नहीं तो कल आएगा, आ जाएगा निश्चित तौर पर। ये बता रहा हूँ, उनके लिए ही योजना है। लेकिन ये बयान जो अंसारी का है, कहीं ना कहीं भड़काने का, देश विरोधी बयान है, जो खून से लथपथ करने, देखिए सीधे मीडिया के सामने बोला है। आप एक बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसको भारी ताकतों की सह मिल रही है। युवाओं को बजाय समझाने के उनको भड़काया जा रहा है। लोगों में ये हो रहा है कि हम भारत को कैसे डाउन करें, हमारा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, हम भारत की छवि को कैसे पलीता लगा सकें, ये लोगों की सोच है। लेकिन जो हमारे नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अनुरोध करता हूँ कि वो सब लोग जाएं, युवाओं को समझाएं और ये बात बताएं कि अगर आपके हक में नहीं है तो उठ बैठ के बातचीत होगी। देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से, देश को नुकसान पहुंचाने से कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता है। ये उन लोगों की सोच होनी चाहिए। तो देखा आपने, हमारे साथ मौजूद रहे मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर बंधु, और डॉक्टर साहब से हमारी काफ़ी चर्चा हुई, और हमारे G9 न्यूज़ के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज हमारे खास मेहमान के रूप में हमारे स्टूडियो में रहे डॉक्टर मुकेश आर बंधु। मथुरा वृंदावन के विकास को लेकर, उनके 4.5 वर्ष के कार्यकाल को लेकर तमाम चर्चाएं की, और उन्होंने बड़े विस्तार के साथ और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। और भले चाहे वो यमुना प्रदूषण हो, या शहर की ड्रेनेज सिस्टम हो, या अन्य बंदरों की समस्या हो, सबके लिए उन्होंने कहा कि पूरे 4.5 वर्ष उन्होंने बड़े तल्लीनता और आत्मीयता के साथ कार्य किया। जनता ने जो भरोसा उन्हें दिया उसको कायम रखने की पूरी कोशिश की है, और उनका जो अभी चीज़ रह गई है निकट भविष्य में उनको भी दूर कर लिया जाएगा। और जो राष्ट्रीय मुद्दों पर जब बात की तो बड़ी अच्छी बात मेयर साहब ने अग्निपथ के विरोध को लेकर कही है कि विरोध करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, विरोध करना चाहिए अगर उन्हें कहीं पर भी कोई बात नापसंद है। लेकिन राष्ट्र की संपत्ति, देश की संपत्ति का नुकसान कतई बर्दाश्त नहीं है और ना किसी को करना चाहिए। देश के युवाओं से उन्होंने G9 न्यूज़ के माध्यम से अपील भी की है कि ऐसे रास्ते पर ना चलें जिससे कि राष्ट्र का नुकसान हो। इसी के साथ उन्होंने विरोधी दल के नेताओं पर भी निशाना साधा है कि कुर्सी के लिए देश का नुकसान ना करें, देश को बर्बाद ना करें, क्योंकि देश उनका है। मैं सहमत हूं मेयर साहब की इस बात से, बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि देश प्रत्येक भारतवासी का है
और हर भारतवासी को हमारे देश की संपत्ति, चाहे वो रेलवे हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, बस हो, उनका अहित नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए। हम भी आपसे यही कहेंगे आज कि आप विरोध कीजिए, नीतियों का विरोध कीजिए, लेकिन देश की संपत्ति का नुकसान बिल्कुल मत कीजिए। ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित ही वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कहलाया जाएगा। तो इसी तरह की चर्चाएं लगातार हम आपसे करते रहेंगे। और G9 न्यूज़ ने जिस तरह से 1 वर्ष के अपने सफ़र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, इसमें आपसे हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह का सहयोग लगातार आप हमें यूं ही देते रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें और हमें प्रेरित करते रहें। जिस तरह से हम आपको नई नई चीज़ों से रूबरू करेंगे और ऐसे ही यहाँ हम अपने अतिथि और एक्सपर्ट बुलाकर आपको उनके मार्गदर्शन से अवगत कराएंगे और उनकी जो भावना है उनसे अवगत कराएंगे। तो अगले सफ़र में फिर आपसे होगी हमारी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।